बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खावर नईम हाशमी के साथ प्रोग्राम के मेज़बान का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, आज हम जिन मौज़ूआत पे बात करेंगे, यकीनी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी हलचल है और अपोजिशन का जो इत्तेहाद है और हुकूमत के जो लोग हैं, आप देख रहे हैं कि हर 5 मिनट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और हर 2 मिनट के बाद बयानबाजी हो रही है, इल्ज़ाम तराशी हो रही है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जहाँ तक मुखालफिन जा सकते हैं उसकी भी हदें क्रॉस की जा रही हैं। एक दूसरे को गद्दार कहा जा रहा है और मुकदमात गद्दारी के दर्ज किए हो रहे हैं। बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम बातें करेंगे। तो मुल्क में जो सियासी हलचल है ये तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन आज के हमारे जो टॉपिक हैं दूसरे, उनमें एक चीज़ जो हम शामिल करेंगे वो पाकिस्तान में औरत इतनी महकूम क्यों, औरत अपने हकूक से महरूम क्यों, इस बात पर भी हम स्पेशली बात करेंगे। और स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं इस वक्त, इनमें पीटीआई की रहनुमा और जो इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरमैन भी हैं, सीमा अनवर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर पॉलिटिशियन नीलम शाह साहबा, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, वो मौजूद हैं। और काफ लीग की आमना उल्फत, और काफ लीग में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव लोग हैं, मर्दों से भी ज़्यादा एक्टिव मैं समझता हूं कि आमना उल्फत जो है उनमें शामिल है। और काफ लीग का चेहरा मैं इनको कहता हूं और डेफिनेटली इनकी जो है सियासत में बहुत खिदमात मौजूद हैं। और टेलीफोन लाइन पर आज हमारा साथ देंगी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फरजाना बारी साहबा। तो सबसे पहले तो मैं आमना उल्फत साहबा आपसे सवाल कर ले, मेरा ख्याल है हुक्मरान लोग हैं आप, हुक्मरानों से शुरू करना जो है मेरा ख्याल है एन सवाब होगा। ये शेख रशीद साहब बड़ी प्रोडिक्शंस करते हैं और शेख रशीद साहब ने आज जो नई प्रोडिक्शन की है वो ये की है कि पीपल्स पार्टी ज़्यादातर देर तक पीडीएम में, यानी कि जो अपोजिशन का इत्तेहाद बना है उसमें शामिल नहीं रहेगी और वो अपनी राहें जुदा कर लेगी। तो आप इस पर कोई तबसरा करेंगी शेख रशीद साहब के बयान पे? शुक्रिया खावनी हाशमी साहब आपका कि आपने इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज सामने रखे हमारे। देखिए खावनी हाशमी साहब, बात ये है कि ये जो अपोजिशन की एपीसी थी ना, ये भानमती का कुंबा, और शेख रशीद साहब जब प्रेडिक्शन करते हैं ना तो उसके पीछे ना शेख रशीद साहब का बड़ा रिसर्च होती है और वो बड़ा सोच समझ करके उनको पता होता है कि ये किस किस चैनल पे किस किस का पानी पिया हुआ है उन्होंने, बिल्कुल एग्जैक्टली। और वो बड़े मंझे हुए सियासतदान है और उनको ये भी पता होता है कि किस चोर दरवाजे से कहाँ कहाँ ये ट्रेवल करते हैं और किन किन रास्तों से होते हुए ये वापस जाके बैठते हैं और ये अपनी राय कायम करते हैं। इसलिए वो जो बात कर रहे होते हैं ना उसके ऊपर 100% ना सही 70% मैं कहूंगी कि जरूर उसके अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। नहीं, क्यों पीपल्स पार्टी रास्ते जुदा क्यों करेगी? इसलिए ये मफादात की गेम है ना, जहां उनको लगेगा कि इन लोगों के साथ चल के उसमें एपीसी में जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने फौज के खिलाफ इतना तगड़ा बयान दिया जो गद्दारी के जुमरे में आता है, जिसके ऊपर मेरे शदीद ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो उसके बाद तो हर एक को राइट पहुंचता है। हूँ तो मेज़बान, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं भी अपनी राय का इजहार करूँ इस पे। बिल्कुल बजा। उनकी प्रेडिक्शन जो है वो उसका जो मैं मतलब समझाऊँ वो ये है कि चूँकि नवाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले इस जो मुतहिदा अपोजिशन है उसकी क़यादत, उसकी सदारत जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब मैं कहने वाली थी आपको को सौंपी है और ये क़यादत कर रही थी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कर रही थी, बिलावल भुट्टो साहब कर रहे थे और 2 नौजवानों की जो क़यादत थी ये इस पे लोग भी, आम लोग भी बहुत खुश थे। अब ये अचानक क़यादत बदली है तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस फैसले का बिलावल भुट्टो साहब को डेफिनेटली दुख हुआ होगा। खावा साहब, आपने ये जो बात की है ना, ये मैंने अगला जो इसका मैं बात करने जा रही थी, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक छोड़ रही है।
मैं इसमें बिलीव नहीं कर रहा कि वो तो मुमकिन नहीं है ना, मुमकिन नहीं है, वो चलेंगे, साथ चलेंगे, वो तो चलेंगे। लेकिन जिस तरह नवाज शरीफ साहब इस तरह के बयान देंगे, उसके बाद क्या आप समझते हैं कि लोग उन्हीं के पार्टनर्स को कबूल करेंगे? नवाज शरीफ साहब ने कौन सा बयान दे दिया? उन्होंने फौज के खिलाफ जो भी बात की, और वो तो बहकी बहकी बातें करे, वो तो कह रहे हैं एटम बम भी मैंने खुद पेचकस लेके तैयार किया था। बात यह है कि इस वक्त ये जो करप्ट जो थे ना हुक्मरान, उनका एक देखिए उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मैं नहीं समझता कि कोई इतनी कोई बात की है। उन्होंने माजी को दोहराया है, और माजी को जो उन्होंने दोहराया है, में कोई सच्ची बात उन्होंने की हो, माजी को दोहराया। आपको बुरा लगेगा, माफ कीजिएगा, आपको बहुत बुरा लगेगा मैं जो आपसे कहने वाला हूँ। तो आपकी अपनी जमात भी तो एस्टेब्लिशमेंट की काम करता जमात है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट की को ब्लेम करना या उसको कोई गलत रंग देना जो है ना, उसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। पूरी दुनिया में यही होता है कि कभी भी कोई अगर सदर या वजीर आजम मुंतखब होता है तो उसको खुल खेलने की इजाजत नहीं होती। उसके पीछे एजेंसियां बैठी होती है, उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती है। वहां पे अमेरिका में, पूरी दुनिया में चले जाइए, थोड़ी कि आप इलेक्ट होके आ गए तो क्या वहां पे ट्रंप जो है वो अपनी मर्जियां चला सका? मैं ये बात मानता हूं, और मैंने अपने कल के प्रोग्राम में ये बात कही थी कि ये काम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा को भी करना पड़ा था। उन्हें जनरल असलम बेग को सितारे जमहूरियत का अवार्ड देना पड़ा था कि जी उनका ख्याल था कि ज़ियाउल हक के जाने के बाद पेंटागन का क्या किरदार है अमेरिका में? जी दो किरदार है, वो अपनी जगह पे होते हैं, उनके आपस में अलायंस भी होता है, मशावरत भी होती है, ये चीजें दुरुस्त है, ये चीजें इसमें कोई शुबा नहीं है, दुरुस्त है। तो मैं अब मेरा ख्याल है आपकी नीलम शाह साहबा की तरफ जाता हूँ, और नीलम शाह साहबा जो है ना, इनकी मुस्कुराहट बहुत जवान है अभी तक, माशाल्लाह माशाल्लाह है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हैं जी। और आप बहुत एनर्जेटिक इस वक्त महसूस हो रहा है। आपने सियासत जो है बहुत सियासत की है, आप सियासत में नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप इची पीछी जो है ना वो सियासत की उसको समझ रही हैं और सूरत हाल को देख रही हैं। आप नीलम शाह साहब बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, ये जो पीडीएम बनी है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी है, क्या ये इमरान खान की जो हुकूमत है उसकी बुनियादें हिलाने की सकत रखती है? जी बिल्कुल रखती है जी। जरा उसकी मेन वजह ये है कि इस हुकूमत की कोई कारकर्दगी है ही नहीं, बिल्कुल जीरो कारकर्दगी है। अवाम के मसाइल किसी को गद्दार कहने से हल नहीं होने, किसी का पेट इससे नहीं भर जाना। और मतलब है कि आप देख लें मीडिया को कैसे ब्लैकआउट उन्होंने किया हुआ है। महंगाई का देखें, आटे की कीमत देखें, चीनी देखें, मिसिंग पर्सनस का हालात देखें, आप खारजा पॉलिसी देखें, आप किसी भी तरफ देखें, कोई किसी किस्म की इनकी कुछ चीज़ सामने नज़र ही नहीं आ रही है कि इन्होंने कुछ किया है। और इस हवाले से अवाम जो है वो तो बहुत तंग है। नहीं, आप समझती हैं कि जब ये पीडीएम जो है ये आती है, सड़कों पे आती है, अभी तो मोहतरमा का, उनकी मरियम नवाज साहबा का जलसा हो रहा है। पहले वो खुद जलसा कर रही थी, अब वो जलसा जो है वो पूरी मुतहदा अपोजिशन का जलसा बना दिया गया है। ये 16 तारीख को जो गुजरांवाला में जलसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त है। मैं ये समझता हूँ कि लेमैन आम आदमी जो मुतासर हुआ है, ये हमारी क़यादतें जो है सियासी पार्टियों की, ये लीडरान जो है, इनके घरों में चूल्हे नहीं बुझे। हाँ जी। ये अवाम के मसाइल के हवाले से इमोशनल तो करते हैं लोगों को, लेकिन ये इमोशनल नहीं करते, सॉरी, खुद ही लोग फेस कर रहे हैं, खुद फेस कर रहे हैं ना जी। मैं यही सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जो लोग फेस कर रहे हैं इस महंगाई को, इस बेरोजगारी को, और बेरोजगारी, उफ अल्लाह, ये बेरोजगारी का आलम कि 1 करोड़ 60 लाख लोग बेरोजगार होते हैं।
और मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां हैं, और ये मैंने ज़ियाउल हक का दौर भुगता, किस तरह भुगता आपको मालूम है। तो ज़ियाउल हक के दौर में भी कुछ चीजें चोरी छुपी हो जाती थी, बहुत कुछ हो जाता था, लेकिन अब बेबस है मीडिया। क्या ये मीडिया को, ये सऊदी अरब का और तुर्की का कोई, तुर्की में तो अब आज़ादी आ गई है मीडिया की, पहले नहीं होती थी। अब सऊदी अरब स्टाइल पाकिस्तान को बनाना चाह रहे हैं कि सरकारी मीडिया हो, सरकारी टेलीविजन हो, सरकारी अखबार हो और बाकी मीडिया खत्म हो जाए। वो ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा, ये इस तरह नहीं चल सकता। और आप लोगों की अब जुबान बंदी करके तो काम नहीं चला सकते। अब देखें सोशल मीडिया जो आ गया है वो एक उसने मुतबादल जगह ले ली है। अब लोग ज़्यादातर, मैं अपनी भी बात करती हूँ, ज़्यादातर लोग यूट्यूब पे जाते हैं, उस पर सुनते हैं खबरें, ट्वीट्स पे देखते हैं, इसलिए ये टाइम आएगा ये चैनल्स बंद हो जाएंगे, आप देखेंगे ये इनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अभी मैंने देखा कि 2 खबरें जो कोई पिछले 2 घंटों में डेवलप हुई जी, वो खवातीन के हवाले से थी। एक खातून पे पुलिस वाले का तशद्दुद था, और दूसरी खबर थी जो थोड़ी देर पहले आई कि किसी खातून के साथ बदतमीजी हुई है किसी स्कूल में। तो उसके 1 घंटे के बाद ये यूट्यूब पे भी मौजूद थी और बाकी मीडिया पे भी मौजूद थी। तो इसका मतलब है कि ये बहुत मुश्किल है लोगों तक इंफॉर्मेशन का पहुंचाना। रोक नहीं सकते आप, हाँ जी, उसको रोक नहीं सकते। तो मुहतरमा, मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा कि चले जी, इमरान खान की हुकूमत जो है वो रुखसत कर दी आपने। जी जी, सवाल तो मेरा ये था जो पहले मैं आधा छोड़ दिया कि क्या अपोजिशन की जो तहरीक है, जलसे जुलूस है, जो मार्च होगा, ये उस वक्त तक कामयाब हो सकता है जब ये मुतासरा फरीक अवाम जो है ये आज खुद सड़कों पे नहीं आते? मेरा ख्याल है कि वो लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि सियासी जमातें अपना रोल अदा करें और हम उनके पीछे आएँ, वो आएंगे। सर, उसकी कोई वजह मुझे नजर नहीं आ। मैंने से पूछे कुछ नहीं होना। जिस वक्त ताहिरुल कादरी साहब भी अपने धरने में थे, इमरान खान साहब भी थे, क्या हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था उस वक्त? उससे ज्यादा तो जबरदस्त तहरीक नहीं थी। जब उस वक्त कुछ नहीं हुआ तो ये तो बेचारे किस हाल में निकले, ना इनके कोई आगे ना पीछे, छोड़ दे, कुछ नहीं होना। ये तो वक्त बताएगा, कहने की बात है। ये तो आप भी यहाँ पे, हम भी यहाँ पे, कुछ नहीं होना। आपका लहजा बहुत धीमा है, जरा मेरा ख्याल है आपको डट के जवाब देना चाहिए। ना कोई लड़ाई है ना कोई वो है, तो नहीं है, लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन है। मैं समझती हूँ कि ये जरूर इसका असर होगा और ऐसी तरीके। चले जी, रुखसत हो गई, चले रुखसत कर दी गई। इमरान खान की हुकूमत जो है इस तारीख के हवाले से वो रुखसत हो जाती है, ये हम सपोज कर लेते हैं। इसके बाद क्या होगा? अनाने इक़्तिदार किसके पास होगा? वो तो डिपेंड करता है ना कि ये किस चीज पे पहुंचते हैं। इलेक्शन होगा, इलेक्शन मिलेगा। इनसे ही पूछे ना कि इसके हल आपने क्या सोचा? इलेक्शन, अगर मुल्क में इलेक्शन अनाउंस होता है तो फिर जो सीटें लेके आएगा वो जीतेगा। कोई जरूरी है कि इलेक्शन अनाउंस हो जाए? कोई नया सेटअप नहीं बन सकता? नहीं, मेरा आपके ख्याल में? मेरा नहीं ख्याल। आपके ख्याल कारगर नहीं होगा, कारगर नहीं हल इसका इलेक्शन। एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो एलानिया तौर पे ये जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको बुला के जो ब्रीफिंग दी गई है, वो ब्रीफिंग भी जो है बहुत जबरदस्त है कि जिसमें उन्होंने, मुझे तो लगता है ये लोग खुद चाहते हैं, ये एपीसी वाले ये खुद चाहते हैं कि उसका तीसरा हल निकल आए। इनकी खुद भी अपनी भी विल है, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके पल्ले भी कुछ नहीं है। देखिए, इनको सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत है, एक इनके दिल में शौक है एक कि जी हमने किसी तरीके से हुकूमत को चलने नहीं देना है, इन्हें गिराना है, और वो इस चक्कर में है कि इसके बदले में कुछ तीसरा कोई ऑप्शन आ जाए। एक सवाल मेरा नवाज शरीफ साहब के फ्यूचर के बारे में है, और ये सवाल मैं आपसे इसलिए नहीं कर रहा कि आपने तो नपातुला जवाब देना, आप तो हुकूमत के मजे ले रहे हैं, बैठे हुए हुकूमत के कोई मजे नहीं ले रहे, हम तो सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए। इनका ताल्लुक चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा हुआ है पीछे, तो ये कोई मेरे ख्याल में थोड़ा सा गैर जानबदारी का मुजाहरा करके हमें बताए कि नवाज शरीफ का जो हालिया बयानिया है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, क्या ये बयानिया जो है मुस्तकबिल में, ये मुस्तकबिल करीब में
ये दोबारा नवाज शरीफ के लिए इक्तदार का रास्ता हमवार कर सकता है या इन्हें बहुत देर हो जाएगी? तौबा करो। ये जवाब देखिए जी, उन्होंने तो हकायक पे मबनी बातें की हैं, उन्होंने कोई झूठी कहानियां तो नहीं सुनाई। जो कुछ मुल्क में अब तक होता आ रहा है, आप देख लें, जब से पाकिस्तान बना है यहाँ पे तो हमने PhD भी की हुई है गद्दारियां बांटने में। फातिमा जना को देखें, कायदे आजम के साथ क्या बर्ताव हुआ, वो तो अपनी जगह पर बेचारे बीमार थे वो, लेकिन फातिमा जना देखें, उसके बाद जितने भी आए हैं सियासी लीडर, या सिक्योरिटी रिस्क हो गए, या गद्दार हो गए, या इंडियन एजेंट हो गए, यहाँ पे यही हो रहा है। ये अब मजीद ये बयानियां नहीं चल सकता। आप ये देखें, तीनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे पे ये इल्जाम लगा रही हैं ना। देखिए, एक चीज तो होती है ना कि जी नवाज शरीफ को गद्दार करार दिया जा रहा है, और ये जो मौजूदा हुकूमत है, हुक्मरान है, या इनके वुज़रा है, कैबिनेट है, वज़ीर आज़म है, तो वो उसको कह रहे हैं। और यही बयानियां जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने भी हुकूमत के खिलाफ दोहरा रही है कि जी हम गद्दार या भारत नवाज नहीं है, ये इमरान खान साहब जो है वो गद्दार है। तो तीनों का बयानिया एक जैसा हो गया। अगर मुझे इजाजत दे तो मैं आपको जी, मैं आपसे सवाल सियासी सवाल जानबूझ के नहीं कर रहा था। मैंने कहा मैं सियासत में हूँ तो सियासत तो बनती है ना, सियासत खेले वगैरह में सुकून नहीं है। बात यह है कि किसी भी तहरीक के लिए, कोई भी आप तहरीक चलाते हैं, उसके लिए आपको किसी मकसद की जरूरत होती है। मुझे ये बता दें कि इस APC का मकसद क्या था? सिर्फ इमरान खान को गिराना ये तो कोई मकसद नहीं है। हाँ, मैं आपसे कहती कि ये कामयाब हो सकते हैं अगर ये कहते कि महंगाई ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, जिस तरह आप कह रहे हैं, बट इनका कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि इमरान खान को गिराना है। हमारी तहरीक थी, उसमें दो बातें थी, एक तो ये कि पब्लिक हमारे साथ थी, स्ट्रीट पावर थी हमारे पास, दूसरे नंबर पर ये हमारा एक मकसद था, मतलब था, वो ये कि 4 हल्के खोले जाएं। 4 हल्के खोले जाने पर हमने ये धरना शुरू किया, और उसके बाद आपने देखा कि पब्लिक ने किस तरह हमारा साथ दिया। यहाँ पर इशू यहाँ पर यह है कि अपनी करप्शन को छुपाना किस तरह है। आप अभी बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने अपने जो बयानियाँ दिए है फौज के खिलाफ, मुझे एक और बात बताइए कि अभी CM के पास आपके 5 अरकान जो हमें मिले हैं, और वो मिले नहीं हैं, उनके अपने कोई मतलब थे, कोई मुश्किलात थी जिसकी वजह से वो CM से मिले और उनको फारिग कर दिया गया। तो मुझे बताएं कि ऐसी पार्टी जिसके अपने अंदर इतनी टूट फूट है कि एक उसका शहबाज शरीफ अलहदा मस्जिद 1.5 गज की बना के बैठा है, शमजा शहबाज अलहदा बना के बैठा है, मरियम नवाज कहती है इन फ्यूचर मैं आऊंगी, शहबाज शरीफ अभी चल रहे हैं, नवाज शरीफ चल, तो ऐसी तहरीक जिसमें तलाल चौधरी कुटमार खा के खड़े हुए हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ के बयानात, राना सनाउल्लाह, आप मुझे एक बात बताइए कि जो आपका डाकू हो, डिक्लेयर्ड डाकू, डिक्लेयर्ड चोर, डिक्लेयर्ड आपका इश्तिहारी, क्या आपकी पार्टी का लीडर बनेगा? कैसे मुमकिन है? इसका जवाब ये है कि जो DGFI है, उन्होंने जो हालिया इंटरव्यू दिया है, उन्होंने बताया है कि इमरान खान को उसके जिम्मे लगा रहे थे कि भाई ये चीजें इन सब के मुकदमे बनाओ। उन्होंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं मुकदमे नहीं बना सकता। उसने कहा अब वो मैं काम नहीं किया और वो नैब ये काम कर रही है। ये तो मेरा ख्याल है कि उनके बयान में बहुत हद तक एक मजबूत। हमारा बताइए कि हमारे अपने अरकान, अपने मिनिस्टर, इवन सिटिंग CM हमारे इस वक्त भी वो नैब का केस भुगत रहे हैं। आपको पता ही है, पिछले दिनों भी वो अकेले 2 बंदे के गए हैं। देखिए मेरी बात, नवाज शरीफ का केस भुगत रहे हैं, नवाज शरीफ का केस 8 साल पहले का था, अब आके उसका डिसीजन हुआ है। 4 साल पहले ये केस शुरू हुआ था, 4 साल बाद उनको फैसला हो रहा है। तो मुझे बताइए, जब हमारे मिनिस्टर्स के खिलाफ केस चलता है तो ये कहते हैं रात को फैसला क्यों नहीं होगा? ये तो फिर ये एक जुडिशरी का सिस्टम है, उसको चलने डिस्कशन में तो एक सवाल फिर और पैदा होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हर वक्त कहते हैं कि मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट है, मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि वो खुद कहते हैं कि मैं फौज की पैदावार। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे सवाल किया था, मैंने आपको कहा था कि प्लीज मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपसे सवाल कर लेता हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा बोलने की जल्दी है तो मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट जब तक आपकी फौज, आपकी हुकूमत एक पेज पर ना हो, आपकी हुकूमत चल ही नहीं सकती। ये आपका हकीकत है, इसमें अगर कोई बात कही गई है तो वो कोई गलत नहीं है। और पाक फौज वो फौज है दुनिया की नंबर 1 फौज। मैं कहती हूँ आज अगर पाक फौज हमारा ऐसी ना होती, मौजू में ये शामिल नहीं है। आज हमारा लीबिया आपका और इराक वाला होता, हमारा भी वहाँ होता। तस्लीम कर चुके हैं। आगा साहब से सवाल है कि आगा साहब एक सर्वे आया है अभी ताज़ा
कि जिसमें कहा गया है कि 97% जो पाकिस्तानी है, 97% पाकिस्तानी जो हैं, उनके ख्याल में पाकिस्तान गलत सिमत में जा रहा है, और सिर्फ 21% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की जो समत है वो दुरुस्त है। हाँ, आप इस पर जरा तफसील से रोशनी डालें और अपने दिल का गुबार निकालें। नहीं, दिल का गुबार नहीं निकाल रहा। अगर 97% कह रहे हैं तो फिर 3% बाकी रह जाते हैं। तो 3% की तो वैसे वैल्यू 79% अगर है, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान गलत सिमत पे जा रहा है, तो उस हिसाब से तो मैं इससे मुतफिक नहीं। पाकिस्तान की सिमत ठीक है, अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखें। मैं किसी सियासी पार्टी के साथ हमदर्दी नहीं रखता, मैं एक साफी हूँ, साफी की कोई सियासी पार्टी नहीं होती। सिमत ठीक है, पाकिस्तान कराची से निकल रहा है, लेकिन एक नया शोशा हर 2-4 दिन के बाद आ जाता है, और कुछ बैठे हुए एडवाइजर एक नई चीज भेजते हैं और प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि तू क्या कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ हूँ, तू क्या मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ हूँ। वो ये क्यों नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरा टेन्योर 5 इयर्स है, मैंने ये महंगाई कंट्रोल करनी है, मैंने इतने इंटरनेशनल कर्जे उतारे हैं, इतने पीछे से थे, अब मैं उसका दोबारा रोना नहीं रोऊंगा। और हर बात पे अपनी टीम को ना खोल दे। कोई ऑपोजिशन एक बयान देती है, इग्नोर इट, वो उस पे अपने तमाम एडवाइजर्स को कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। इस तरह ममालिक नहीं चलते। सिमत हमारी ठीक थी, बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन इस दरमियान में कौन सी सिमत सही है, कौन सी गलत है? आपने आधी सिमत गलत कर दी, आधी सिमत को नहीं। देखिए, आप देखिए किसी के साथ, आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये 79 ये जो होती है उसका जो इक्तिसादी अशारिये होते हैं, जी, वो देखें, इक्तिसादी अशारिये आपको क्या कहते हैं? देखें, अगर इकोनॉमी को देखें तो 79% जो लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान गलत सिमत पे जा रहा है, वो गलत कह रहे हैं। वो गलत कह रहे हैं। आपके इक्तिसादी अशारिये आपको क्या बताते हैं? देखिए, अगर आप कारोबार को देखें, आपकी इंपोर्ट कम हुई, इसलिए नहीं कम हुई कि डॉलर महंगा हो गया, इसलिए कम हुई कि यहाँ पे सिस्टम चेंज हुआ और यहाँ पे रॉ मटीरियल। फराज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं आज की सुना है? नहीं फरमा रहे हैं कि सिवाय महंगाई के पाकिस्तान के सारे अशारिये दुरुस्त समत में जा रहे हैं। नहीं, ये उन्होंने फरमाया। महंगाई है, किसी कौम को महंगाई के अलावा और कोई इशू नहीं है। महंगाई के अलावा जो इशू हैं वो कंट्रोलेबल है, लेकिन हम लोग एक चीज से नहीं निकल रहे। हमने प्राइम मिनिस्टर को काम करने नहीं दिया। आपने 1.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार किया, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि महंगाई के अलावा इशू कोई नहीं। 1.5 करोड़ आदमी कोरोना की वजह से बेरोजगार हुआ है। आपके जवाब से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप बात करेंगी कि कोरोना के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई। सर, मैं कोरोना से पहले भी मेरी बात सुनिए, बहुत खराब। मैं ये कहती हूँ पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। आज आप यूरोप में जाके देख लें, अमेरिका में जाके देख लें, बर्तानिया में जाके देख लें, महंगाई का गिराफ पूरी दुनिया में बढ़ा है। महंगाई जो है ना पूरी दुनिया के साथ, आप डॉलर के साथ चल रहे हैं तो आपको महंगाई तो फेस करनी पड़ेगी। बात क्या है? बात यह है कि हमारे मुल्क में प्रोडक्शन होनी चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए। महंगाई का तोड़ सिर्फ उस सूरत में है कि आप यहाँ पे प्रोडक्शन अपनी बढ़ाएं और लोगों को रोजगार मुहैया करें। जब हमारी हुकूमत इसमें सीरियस होगी ना, इमरान खान साहब, कि लोगों को रोजगार देने में और यहाँ की प्रोडक्शन, हमारी इंडस्ट्री को बहाल करने में, तो मैं समझती हूँ कि बड़ी सी बड़ी महंगी चीजें अगर आपकी कुव्वत दस्तरस में हो गया, आपको पैसे हो गए। बहुत अच्छी गुफ्तगू की। इस वक्त आप हुक्मरान पार्टी की इत्तेहादी नहीं लगी मुझे। मैं तो सच बोल रही हूँ। आप सच बोल रही हैं, और डेफिनेटली जिन ममालिक की आप पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन कर रही हैं, तो वो कंपैरिजन अभी बनता नहीं है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं थोड़ी देर बाद। आधे घंटे। नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आज हमारा दूसरा जो बड़ा अहम मौजू है वो ये है कि क्या पाकिस्तान में खवातीन को, जो कुल आबादी का 49% है, क्या उन्हें मर्दों के मुसावी हकूक मैसर हैं? क्या पाकिस्तानी औरत को वो हकूक मैसर हैं जो इस्लाम ने, जो रब्बुल इज़्ज़त ने, रसूल पाक ने
जो हदायत हमें दी, क्या इस मुआशरे में हम औरत को उसका वो जायज मुकाम दे रहे हैं? आज ही एक वाकया हुआ है गुजरांवाला में कि एक ASI जो है वो एक नौजवान लड़की पर बेईमाना तशद्दुद कर रहा है। लड़की अपनी माँ बाप से नाराज होके अपनी बहन के घर जाती है और वो वापस वालिदैन के घर जाने से इनकारी है, आपस में कोई झगड़ा हुआ है और इसका फायदा जो है वहाँ का मुकामी ASI जो एक है थानेदार है वो उठा रहा है। उस ASI ने इस लड़की को जो अपने माँ बाप से नाराज होकर बहन के पास आई है, उसने उस लड़की के साथ क्या सलूक किया ये आप देख सकेंगे। अब हम आपको इसकी एक वीडियो दिखाते हैं। तमाशा बनाया तू बाजार से जाई ठीक हो तू आगे तेन कि आपने ये मनाजर देखे कि एक थानेदार जो है वो एक मासूम लड़की पर किस बेईमाना तरीके से तशद्दुद कर रहा है। आमना उल्फत साहबा, आपकी हुकूमत अगर इस मुल्क में पुलिस कल्चर ही दुरुस्त कर दे, पुलिस रिफॉर्म्स ही ले आए, तो मेरा ख्याल है कि आधे मसाइल हल हो सकते हैं। 110% आपने बात बिल्कुल ठीक की है, एग्रीड, मैं आपसे 100% इत्तफाक करती हूँ। अगर हुकूमत पुलिस को ही सुधार ले, देखिए पुलिस को सुधारने का ये मतलब नहीं है कि पुलिस वाले गलत हैं और उनको पता नहीं क्या उनके खिलाफ कोई मुहिम चलानी है, नहीं, पुलिस के साथ भी ज्यादती है। पुलिस जो है वो परफॉर्म कर ही नहीं सकती। अगर आप किसी पुलिस वाले से पूछे जाके तो आपको पता चलेगा कि वो अगर रिश्वत ना ले तो वो अपना घर का खर्चा नहीं चला सकता। क्यों नहीं? पुलिस का जो नीचे कांस्टेबल है, आपको पता है उसकी तनख्वाह क्या है? अगर वो तफ्तीश के लिए किसी दूसरे हलके में जाता है और उसको 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं तो उसको वो फंड जो है क्या गवर्नमेंट दे रही है कि वो आने जाने का खर्चा वो कहां से लाएगा? वो अपनी तनख्वाह में से खर्च करेगा, वो तो ऑटोमेटिकली जो मुद्दई है उससे मांगेगा। करप्शन तो सिस्टम के फ्लॉज है ना, ये सिस्टम के अंदर खराबियां हैं। दूसरी तरफ इस आदमी ने जो कुछ भी किया, जाहिर सी बात है डेफिनेटली उसने वो उसके माँ बाप से पैसा ले लिया होगा, वो उसका कोई राइट नहीं बनता कि वो लड़की के ऊपर हाथ उठाए। कानून में प्रोविजन नहीं है कि एक मेल पुलिस ऑफिसर किसी खवातीन को किसी लिए पुलिस में भर्ती किया जाता है। रियासत मदीना का तस्वर लेके आने वाले वजीर आजम साहब जो हैं, जब इस किस्म का कोई वाकया होता है तो क्या उन्हें फौरी तौर पर वो जो बार बार आप अपोजिशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बयानियां देते हैं, जब ये वाकया इस नौइयत के वाकया होते हैं जैसा मोटरवे का वाकया हुआ, बिल्कुल हुआ, क्या इस पे वजीर आजम को स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए था फौरी तौर पर? अगर वाकई रियासत मदीना का आपका तस्वर जो है उसमें 1% भी सच्चाई है। आपको मैं तो रियासत मदीना का नाम लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अल्लाह मियां से माफी मांगती हूँ, हम उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते। हमें तो ये एग्जाम्पल मुंह से बयान करते हुए भी शर्म आनी चाहिए। मैं ये बात नहीं करती, मैं इस चीज में वजीर आजम का कोई मजाक उड़ाने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। देखें, एक बंदे की नीयत है, वो ऐसा करना चाहता है, नीयत उनकी ठीक हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक चीज जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि हम बहैसियत इंसान, हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हो रही। हमें ठीक है, हमारे साथ इस वक्त ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फरजाना बारी साहबा लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फरजाना बारी साहबा। अस्सलाम वालेकुम जी। बीबी, अभी हमने एक फुटेज चलाई है, वो फुटेज जो है वो कोई 2-3 घंटों से गर्दिश कर रही है, आपने भी देखी हो शायद, कि गुजरांवाला में एक थानेदार जो है वो एक बच्ची पे जो माँ बाप से नाराज होकर अपनी बहन के घर जाती है और बहन को कहती है कि मैंने माँ के पास नहीं जाना, और उस पर बहिमाना तशद्दुद जो है वो शुरू हो जाता है एक थानेदार की तरफ से जो वहाँ मौजूद है।
तो इस पर क्या आप तबसरा करेंगी कि ऐसे जो वाकयात है उनका कोई तदारक नहीं हो सकता, ये सारा कुछ इसी तरह चलता रहेगा? देखिए, तदारुक किस तरह से होगा? जाहिर है कि जब ये एक इधर शहाना सोच जो घरों के अंदर मौजूद है, जहाँ पे औरत को अपनी मलकियत तस्वुर किया जा रहा है, या बाप भाई या शोहर ये समझता है कि औरत कोई अपने हवाले से कोई बाख्तियार इंसान नहीं है, बल्कि ये मेरी मलकियत है, ये मेरी ज़ात के साथ जुड़ी हुई चीज है और मेरी चीज है। और वही तस्वुर, वही जो पेट्रियार्कल थिंकिंग है, जो पीतर शहाना मलकियत का तस्वुर है, वो रियासती अदारों के अंदर भी मौजूद है। वो रियासती अदारे जो हैं वो एक प्राइवेट पेट्रियार्की को सपोर्ट कर रहा है। वो जो ASI है जो ये सोच रहा है कि अच्छा इस लड़की को इतनी जरूरत कैसे हुई कि ये घर से चली गई, या माँ बाप के इसने, तो वो अपने घर में भी वो अपने अदारे में भी वही सोच लेके बैठा हुआ है कि जो एक पिदर शहाना पेट्रियार्कल थिंकिंग, एक जो ऐसा मर्द जो कि समझता है कि औरत जो है वो उसकी जाती मलकियत है, वो तस्वुर हमें अदारों में भी नजर आता है। अब जब तक ये सूरत हाल रहेगी तो किस तरह से लोगों को इंसाफ मिलेगा? जाहिर है कि ये बयानिया जो हम औरतें प्रमोट कर रही हैं कि सिंफी बराबरी का जो बयानिया है, ये बयानिया जब तक रियासत इसको अडॉप्ट नहीं करती, देखिए रियासत किसी हद तक इस पे ज़बानी कलामी तो बात करती है कि हम बिलीव करते हैं औरतों की सिंफी बराबरी के ऊपर, लेकिन उसमें कोई हमें पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती कि वो इस बयानिया को पॉपुलराइज करने के लिए, या इस बयानिया के खिलाफ जो फोर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका हाथ रोकने के लिए या उनको जो है उनको बदलने के लिए। तो कोई भी फरजाना बारी साहबा, मसला ये है कि आप जिसको आप रियासत कह रही हैं जी, जो हुकूमत होती है जी, नून लीग ने कितनी हुकूमत की? 23 साल हुकूमत की है। जी जी। अभी जो वाकया हुआ तलाल चौधरी वाला कि वो अपनी ही पार्टी की एक खातून MNA के घर रात को 3 बजे तंजीम साजी के नाम पे जाते हैं और वहां से वो अपनी हड्डियां तोड़वाते हैं, और ये वाकया जो हुआ, नून लीग ने इतनी 30 साल हुकूमत की और उनका जो आदमी जो है वो जो हरकतें कर रहा है, आपने ना सिर्फ उसको डिफेंड किया, ना सिर्फ उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जो जिन लोगों ने 30 साल हुकूमत की, बल्कि उस खातून जिसके साथ वो जुल्म करना चाहता था, जिसको वो ब्लैकमेल कर रहा था, उस औरत के साथ आपने हमदर्दी के 2 लफ्ज भी नहीं बोले। क्या मरियम नवाज साहबा जो इस वक्त अमली तौर पर नवाज लीग की कायद है, उनको घर नहीं जाना चाहिए था उस खातून के? उन्होंने नाम तक नहीं दिया है इस वाक़े का। नहीं तो ये आप किसको कह रहे हैं? हम तो ज़ाहिर कंडेम इन चीजों को करते हैं, और जिसको मैं रियासत कह रही हूँ, देखिए रियासत के ऊपर जो हुक्मरान तबका है जो मुख्तलिफ शक्लों पे हम पे वारद और नाजिल होता रहता है, वो कुछ कभी PMLN की शक्ल में है, कभी पीपल्स पार्टी की शक्ल में है, कभी मिलिट्री डिक्टेटर्स की शक्ल में है, और अब PTI की शक्ल में है। आप मुझे बताएं कि रियासती ये जो हमारी पाकिस्तान की जो इशराफिया जो रियासती अदारों के ऊपर काबिज है, इनमें से किस हुकूमत ने औरतों के हालात को बेहतर करने की जो है आप फरजाना बारी साहबा जरा लाइन पर रहिएगा, मैं सीमा साहबा से इसी सवाल का जवाब लेना चाहूंगा कि सीमा नूसा आप बताइए। बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। देखिए बात सुने, बात ये है कि मैं किसी को इस वक्त किसी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रही। आप यूं समझिए कि मैं PTI का हिस्सा नहीं हूं, मैं इस वक्त सिर्फ एक औरत हूं। मैं इस वक्त सिर्फ औरत की बेस पे बात करूंगी। आप अगर सियासी पार्टी को देखते हैं तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिस्ट्रिक्शन थी कि 5% कोटा खवातीन को दिया जाए, सिर्फ वही पार्टी जो है वो आगे आएगी। तो आप देखें कि खवातीन को 5% कोटा भी नहीं दिया गया टिकट का। सियासी पार्टियों का तो ये हाल है। तो आप कह रहे लेजिस्लेशन तो एक बहुत दूर की बात है। इस वक्त नो डाउट के भी फरजाना साहब की एक बात मुझे बिल्कुल अच्छी लगी है कि औरत जो है वो एक मलकियत तस्वुर की जाती है कि शायद इसकी जबान नहीं है, इसकी थिंकिंग नहीं है, इसको मर्द अपनी मलकियत में लेगा। वो मर्द चाहे उसका बाप हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसका खामंद हो, और जब वो बेचारी बूढ़ी होती है तो फिर उसका बेटा उस पर हावी हो जाता है। तो ये इस सिस्टम को चेंज करने के लिए एजुकेशन तो खैर इंपॉर्टेंट है ही है,
क्योंकि सबसे पहले यही आती है। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि खवातीन को एक माइंडसेट चेंज करने की भी जरूरत है, अपने बच्चों की परवरिश करें। जब वो बच्चे छोटे होते हैं तो उसकी ये परवरिश करें कि औरत की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर तुम्हारी बीवी होती है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहन है तो इंपॉर्टेंस क्या है। बट यहाँ एक और सवाल आता है कि अगर माँ उस बच्चे की परवरिश करेगी और वो खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है, वो खुद ही बेसुकून है, वो खुद ही अपने हस्बैंड से मार खा के सोती है, तो वो बच्चे की परवरिश कहां से करेगी। लिहाजा मैं समझती हूं कि जब ये औरतों का मसला आता है तो सबसे पहले हम आदमी को लेंगे कि आदमी अपने घर की बीवी, अपनी माँ, उन सबको तसल्ली से सेटिस्फाइड करे, उनको खुशियां दे, उनको सुकून दे, तभी वो बच्चों की परवरिश कर सकती हैं। तो ये एक माइंड सेट जो हमारे दरमियान में, स्पेशली मैं समझती हूँ वेमेन हरासमेंट पे अगर आप देख लें, आप मुझे थोड़ी सी इजाजत दे तो मैं आपको फिगर आउट करूं कि 2019 में 3881 रेप केसेस हुए थे और 2018 से 581 ज्यादा थे। यानी जूं टाइम होता जा रहा है तो ये बढ़ता जा रहे हैं केसेस। तो इसकी क्या वजह। अच्छा, फिर इसमें आ जाता है मीडिया। अब मीडिया को हम डिफेंड नहीं कर सकते, इसलिए कि ये जो सास बहू के झगड़े आप दिखा रहे हैं, ये जो रेप केसेस दिखा रहे हैं या इस तरह के ड्रामे दिखा रहे हैं कि नंद जो है वो भाभी के भाई से सेट है और वो देवर से सेट है, तो इस तरह के वाकयात जो है मैं समझती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है इन वाकयात को बंद करना। मीडिया इसमें बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है, बट इस वक्त वो नेगेटिव प्ले कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। बच्चों के आप केसेस देख लें, वो जो एक वाकया कसूर का ज़ैनब का हुआ था जिसमें तमाम लोग खड़े होकर सड़कों पर आए थे, आप देखें कि उसके बाद एक बंदे को हैंग करने के बाद कसूर में वाकया नहीं हुआ। फिर उसकी वजह क्या थी कि आपने एक को सख्त सजा दी है। मोटरवे की बात आप करते हैं। मोटरवे केस जो है, एक बात मैं कहना चाहती हूं। आपने जो एदादो शुमार दिए, आपने एदादो शुमार दिए माजी के, मैं एदादो शुमार में दिलचस्पी रखता हूं कि मोटरवे इज्तिमाई ज्यादती केस जो है उसके बाद पे दर पे इतने ज्यादा वाकयात जो है वो कैसे होना शुरू हो। अच्छा, उसमें बात क्या हुई कि खान साहब ने इसका फौरन नोटिस लिया था और यही वजह थी कि 70 घंटों के अंदर बाकी मुजरिमों को पकड़ लिया गया था। अब पुलिस एक्टिव हुई। अब खान साहब बेचारे क्या करें, मुझे एक बात का जवाब दें कि 5 बार वो आईजी को चेंज कर चुके हैं, तब लोग शोर शराबा डाल देते कि आईजी को बार बार चेंज किया जा रहा है। अगर हम एक आईजी की जो है उसका पोटेंशियल नहीं देख रहे और उसको चेंज कर देते तो उसमें क्या बुराई है। उसमें बजाय इसकी अप्रिशिएट किया जाए, उसमें बार नून लीग और फलाना फलाना सबने इतराज शुरू कर दिए। अगर आई पोटेंशियल नहीं है तो मैंने जिस वक्त कसूर का वाकया हुआ था उस वक्त भी सिविल सोसाइटी के साथ खड़े होकर हमने सड़कों पे एक शोर मचाया था और अब फिर हमने मचाया, हम हर जगह गए। हमारा सिर्फ एक मुतालबा था कि रेप केसेस में, बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस में आप कानून में इतनी सी अमेंडमेंट नहीं कर सकते कि ऐसे मुजरिम को सरेआम लटका दिया जाए। ये बिल्कुल आप कहते हैं चल रहा है, हो चुका है। अगर कानून में प्रोविजन नहीं है तो अब कानून साजी जो अपने मतलब की होती है, नून लीग में रातों रात एजेंडे पे आ जाती थी और अगले दिन ढा करके जनाब कानून बन जाता था। अच्छा, फिर लटका दे एक आदमी को, घंटे के लिए लटका दे, आप नहीं एक दिन के लिए लटका सकते, उसे सजा दे। दुनिया देखिए वहां पे कि आदमी लटक रहा और उसको जनाब ये हुकूमत ऐसे वाकयात जो है उनको मजीद आगे बढ़ावे से रोकने की बजाय ये इसने नया रास्ता इख्तियार कर लिया है। जब ऐसे वाकयात होते हैं, तलाल चौधरी वाला केस हो या ये जो खातून के साथ तलाल चौधरी वाला केस था, और ये वाकयात जो है इन पर पाबंदी लगा दी जाती है मीडिया में। मीडिया में इनकी कवरेज पर पाबंदी लगा दी जाती है। मीडिया पर तलाल चौधरी साहब जो है उनको नहाया धोया बना दिया जाता है। उस खातून को जो है ऐसे किया जाता है कि वो खातून तो कहती है कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, अपना बयान ही वापस ले लिया। पार्टी ये सब क्या हो रहा है, इतना पार्टी ये औरत को कि कहां तक महकूम बना रहे हैं। अवाम को तो बना ही रहे हैं, 22 करोड़ अवाम को बना रहे हैं, लेकिन औरत के साथ खास तौर पे इतना जुल्म। बिल्कुल जी, ये देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है, एक तो ये कि थोड़े से हम अपने फैक्ट फिगर भी दुरुस्त कर लें कि ज़ैनब का जो छोटी बच्ची का जो वाक़े के ऊपर गो के उस बंदे को फांसी हुई, लेकिन कसूर के अंदर उसके बाद भी बेतहाशा ऐसे केसेस हुए। जी हाँ, उसके बाद हुआ
ये जो होता है ना, क्योंकि कसूर में ज़ैनब से पहले भी आपको याद है कि 100 बच्चों का जो सेक्स स्कैंडल निकला था, लेकिन आप देखिए कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अक्सर ये है कि इसके पीछे माफियाज ऑपरेट कर रहे हैं कसूर शहर के अंदर, और उसके अंदर पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है, उनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है। और मसला ये है कि आप देखें कि ये जो एक विल है औरत को तहफ़्फ़ुज़ देने का, जो एक तस्वुर है और जो पॉलिटिकल विल है, वो मैंने जितना पहले बात की कि वो मौजूद ही नहीं है। अगर मौजूद होती, अभी आप देखें CCPO ने जो जिस किस्म के बयानात दिए और खवातीन ने बड़ी डिमांड की कि इस तरह के आदमी को मुअत्तल किया जाए, मुअत्तल नहीं मतलब उसको फारिग किया जाए, क्योंकि जाहिर है कि ये इस तरह के लोग जब ऊपर बैठे होंगे तो नीचे फिर वो ASI भी अगर औरत को थप्पड़ लगा रहा है तो फिर वो एक ही तरह की सोच के लोग हैं, लेकिन कुछ नहीं किया गया। जो कैपेसिटी है, देखें, एक तो ये है कि ओवर द ईयर्स औरतों के खिलाफ जो जराइम हो रहे हैं उसके हवाले से पुलिस की या जुडिशरी की या जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के कोई भी इकदाम नहीं किए गए, जिससे ये आपको पता चल जाता है कि कोई भी हुकूमत और मौजूदा हुकूमत बिल्कुल भी इस मामले में सीरियस नहीं है। आप DNA का टेस्ट भेज देना तो 3 महीने आप बैठ के इंतजार करते हैं कि उसका रिजल्ट आएगा। MLOs फीमेल जो मेडिको लीगल ऑफिसर्स है वो ना होने के बराबर है। मतलब इस मुल्क में एक इमरजेंसी की सूरत हाल है, एक समझे हंगामी सूरत हाल है जिसमें रोज केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके हवाले से किसी किस्म के कॉन्क्रीट जो इक़दाम है वो नहीं हो रहे। बातें करना जो है वो आसान है, बातें कर ली। अब आप देख लें कि CPO वाला ये जो मामला है, इस औरत का ये जो मोटरवे वाला वाक़या है, वो आबिद साहब जो है वो अभी तक घूमते फिर रहे हैं कहीं और किसी और के साथ सुलह कर रहे होंगे, मगर ये है कि अभी तक पुलिस उनको पकड़ने में कामयाब नहीं हुई और उसके ऊपर अगर मीडिया में भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। मीडिया का भी ये होता है कि केस जो है उस जब आता है उसको खूब बढ़ा चढ़ा के पेश होता है वो, लेकिन उसके बाद फॉलो अप नहीं होता। तो इसमें हम सब जिम्मेदार हैं कि औरतों की हकूक जो है हर जुर्म के बाद औरत की जुबान चुप करा दी जाती है, उसे खामोश करा दिया जाता है। औरत थानों में जाके कहती है कि गलत फहमी हो गई थी, अदालतों में जाके कहती है कि ये मेरा मुजरिम ही नहीं है। पाकिस्तान में औरत को जुबान कब मिलेगी, औरत अपनी जुबान कब खोलेगी, औरत अपने पैरों पे कब खड़ी होगी और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखें, जुबान तो वो खोल रही है, ठीक है। औरतें जो है खामोशी के साथ तो बर्दाश्त अब नहीं कर रही हैं। एक जमाना होता था कि रेप भी हो जाता था, लेकिन औरतें जो है वो कहती थी हमारी बदनामी होगी, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि औरतें अपनी जुबान तो खोल रही हैं, लेकिन उनको इंसाफ जो है वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब उसमें ये है कि जब तक ये जो आप कह रहे हैं कि औरतों को जब तक हम बाख्तियार नहीं बनाएंगे तब तक मैं समझती हूँ कि, और बाख्तियारी कैसे आएगी जब जाहिर है कि औरतों को भी हम इकोनॉमिकली, सबसे पहले ये है कि मर्दों के तसल्लुत से आप आजाद औरत उसी वक्त हो सकती है जब वो माशी तौर पे खुद मुख्तियार होती है। जी बिल्कुल आप कह रही है। माशी तौर पर भी खुद मुख्तियार होने के लिए उसको तालीम चाहिए, उसको हुनर चाहिए, और उसको समाज, और उसके लिए जरूरी है कि ये सोच बदली जाए जो समझती है कि औरत जो है उसको तो मर्द ने खिलाना है, पिलाना है, मर्द ने उसकी जिम्मेदारी लेनी है, उसकी कफालत करनी है, लिहाजा इसको ना एजुकेशन की जरूरत है ना इसको हुनर की जरूरत है। होता ये है कि उसकी वजह से जो औरतों की डिपेंडेंस है घरों में भी वो आखिरी सवाल मुझे ऐड करने दे। उसके लिए माओ को भी ट्रेन करना चाहिए कि वो बच्चों की, लड़कों की तकलीफ को खत्म करे। जी, ये आपके जो बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बना हुआ है, या औरतों की प्रोटेक्शन के लिए 2 अदारे बने हुए हैं, क्या इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम में से आधी आबादी जो है ये उसका मसले का हल है? अच्छा जी, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ जी चाइल्ड प्रोटेक्शन की। पहली बात ये है, कर दूँ। दूसरे नंबर पर यह है कि हमारा इदारा इस वक्त सिर्फ 60 डिस्ट्रिक्ट पे काम कर रहा है। ये एक आप कह लें कि हमारी बदकिस्मती है कि इसको हम अभी तक नहीं बढ़ा सके, यानी कि 7 डिस्ट्रिक्ट से अलावा हमने आगे नहीं जा सके। आप सोच सकते हैं कि कितने बच्चे होंगे ऐसे, आप यकीन रिपोर्ट ही नहीं होते केसेस, रेप केसेस आप देख लें। हम कूड़े के ढेरों से हमारी वैगनर डिपार्टमेंट की जाकर बच्चे लेकर आते हैं।
अभी मुझसे यहाँ थोड़ी देर पहले प्रोग्राम से पहले एक सवाल किया गया था कि चाइल्ड बेगिंग बहुत बढ़ गई है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अपने नाजरीन को बताना चाहूंगी कि 1121 एक लाइन है हमारी जिस पर आप कॉल करेंगे तो जिस चौक पर भी आप बच्चा देखते हैं कि बेगिंग में बिजी है या कोई माँ उसको जबरदस्ती करा रही है या बाप जबरदस्ती करा रहा है, तो प्लीज इस नंबर पर कॉल कीजिए 1121 पर। हमारे डिपार्टमेंट की गाड़ी आएगी और उस बच्चे को जो है वो वहां से ले जाएगी और अपनी कस्टडी में हम रखेंगे। ये इदारा चौधरी परवेज इलाही साहब ने बनाया बिल्कुल था, ऐसा ही है। और अगर 10 साल तो फिर वही बात होगी ना, नहीं 10 साल इस इदारे को नून लीग ने कंडेम किया, और जो उस जमाने में एक बच्चा सड़कों पे भीख मांग रहा था, अब मैं ये कहूंगी कि 1121 जो इन्होंने नंबर कोड किया है उसके ऊपर अगर मैंने खुद भी कॉल करके देखी है कोई रिस्पांस नहीं आता। नहीं आप यहाँ भी कॉल करें, मैं आपको बता रही हूँ ये चीजें आज ये बोर्ड मेंबर है, इन्हें ये चीजें ठीक करनी होगी। आखिरी बात मैं मुख्तसर सी बात ये करना चाह रही हूँ, सब बातें ठीक हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन अगर पुलिस के जो हैं जितने भी थाने हैं, अगर इनमें ये इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएं कि औरत के ऊपर आपने हाथ नहीं उठाना। कौन सुनता है? सेक्शन तो ऑलरेडी है, आप मर्द हाथ नहीं उठा सकता, आप खातून कांस्टेबल हो, अमल नहीं होता, अमल करें ना, अमल करवाएं, गवर्नेंस अपनी जितलाएं ना। सर कानून तो ये भी है कि कोई भीख नहीं मांग सकता, कानून तो ये भी है। गर्मी के साथ लेकिन प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो रहा है तो इजाजत चाहते हैं आपसे, कल तक के लिए खुदा हाफिज।